12 साल की उम्र में मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और मैं हद से ज़्यादा परेशान था। मैं तो अपने पापा से मिलने के लिए सऊदी अरब आया था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर मुझ पर भी एक भारी जिम्मेदारी आ जाएगी। अभी मेरी मुलाकात एक अरबी औरत से हुई, जिसने मुझे एक ऐसी बात की जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं 12 साल का एक नाबालिग बच्चा था। उसे भला मुझसे क्या काम हो सकता था, जिसके बदले में मुझे बहुत कुछ दे रही थी। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन हालात ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया था। और फिर जो कुछ उस औरत ने मेरे साथ किया, वह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम ज़ोहेब है। मैं सिर्फ 12 साल का था। अपने पापा से मिलने के लिए मैं सऊदी अरब आया था और मेरे पापा मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहे थे कि रास्ते में ही उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया और वो रास्ते में ही बुरी तरह जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जब एयरपोर्ट पर पापा की जगह उनके दोस्त मुझे लेने के लिए आए और ये खबर सुनाई कि मेरे पापा हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो मेरे होश उड़ गए। मुझे पाकिस्तान से मेरी माँ ने हवाई जहाज़ में बिठाया था और यहाँ मुझे पापा लेने आने वाले थे। लेकिन पापा के दोस्त को देखकर और सारी बात सुनकर मेरी जान निकल गई कि पापा बहुत जिद करके सऊदी अरब आए थे, क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी और मैं कुछ वक्त अपने पापा के साथ गुजारना चाहता था और सऊदी घूमना चाहता था। माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए मेरी जिद पर पापा मान गए और मुझे अपने पास बुला लिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे यहाँ आने पर ऐसी कयामत टूट पड़ेगी। जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो ये देखकर मेरे आंसू बहने लगे। मेरे पापा बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनका सारा जिस्म पट्टियों से लिपटा हुआ था और डॉक्टर ने बताया था कि उनका काफ़ी सारी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। अब ये परेशानी चल रही थी कि पता चला कि कंपनी ने पापा के एक्सीडेंट का सुनकर उन्हें छुट्टियां दे दी थी और पापा के पास अगले 6 महीने तक कोई काम नहीं था। कंपनी पापा का बोझ नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 6 महीने के लिए पापा को फारिग कर दिया था और पापा की जगह किसी दूसरे बंदे को भर्ती कर लिया। जब पापा होश में आए तो उन्हें ये बात पता चली तो पापा बहुत रोने लगे, क्योंकि उन पर ना सिर्फ घर की जिम्मेदारी थी बल्कि 2 कुंवारी बहनें भी घर में मौजूद थी। उन्हीं की वजह से तो पापा ने सऊदी जाना कबूल किया था और वह मुझे और माँ को उस वक्त छोड़कर यहाँ चले आए थे जब मैं सिर्फ 6 महीने का था। यहाँ आने के बाद से 2 बहनों की शादी कर चुके थे, लेकिन 2 बहनें अभी भी बाकी थी। यही सोचकर पापा की तबीयत खराब होने लगी। इसके आगे अब क्या होगा? माँ को इस कदर परेशान और तकलीफ में देखकर मुझे अपने पापा पर गुस्सा आ रहा था। ना मैं यहाँ आने की जिद करता और ना ही पापा के साथ ऐसा हादसा पेश आता। मेरी नज़र में तो मैं पापा की उस हालत का जिम्मेदार मैं ही था। अस्पताल वालों ने 1 हफ्ते में ही पापा को छुट्टी दे दी और हम पापा के छोटे से फ्लैट में आ गए थे। पापा कहने लगे कि अब पाकिस्तान वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पापा फिलहाल किसी काम को करने के काबिल नहीं थे और कंपनी पापा का खर्चा नहीं उठा रही थी। ऐसे में यहाँ रहना और यहाँ के खर्चे करना पापा के बस में नहीं था। पापा का कहना था कि जो भी जमा पूंजी है वह भी इसी तरह खर्च हो जाएगी। इससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान चलते हैं। पापा की बात सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ जाकर भी हमारा गुजारा होना मुश्किल है। पापा के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। मैंने पापा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो फिर हम वापस जाने का सोचेंगे। इस वक्त तो आप फ़्लाइट लेने के भी काबिल नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा भी वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं ही कोई काम ढूंढ लूँगा और जब तक पापा की सेहत ठीक नहीं होती अपने पापा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठा लूँगा। लेकिन सारा मसला यह था कि ये पाकिस्तान नहीं था। यहाँ एक 12 साल के बच्चे को कैसे काम पर रख लेते। यहाँ बच्चों के काम करने के खिलाफ सख्त कानून मौजूद थे और 12 साल के बच्चे से काम करवाना जुर्म था। 2 ही दिनों में मुझे समझ आ गया था कि मेरे लिए यहाँ काम ढूंढना नामुमकिन है। पापा फ्लैट में रहकर बीमार महसूस कर रहे थे, इसलिए मैं करीबी पार्क में पापा को घुमाने के लिए ले गया। वहाँ मेरी मुलाकात अरबी औरत से हुई। वह बेंच पर बैठी थी और उसकी नज़र मुस्तकिल मुझ पर और पापा पर जमी हुई थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि पापा का कोई जानने वाला मिल गया
और पापा उसके साथ बातों में मसरूफ़ हो गए। तो उस औरत ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं फ़ौरन ही चला गया। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो और कहाँ से हो? तुम्हारे पापा को क्या हो गया है? मैंने उसे बताया कि मेरा नाम ज़ोहेब है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी बात सुनकर वह धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, फिर तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है? उसकी बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे बताया कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पापा की नौकरी ख़त्म हो गई है और हम वापस नहीं जाना चाहते। मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा। वह कहने लगी कि अगर तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए तो तुम काम कर लोगे? उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। पाकिस्तान जाकर हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं खुद भी यहीं रहना चाहता हूँ कि 6 महीने तक मैं पापा की जगह उनकी सारी जिम्मेदारी उठा लूँ। मेरी बात सुनकर वे खुशी से कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की ज़रूरत थी, जो मेहनत से जीना चाहता हो और अपने घर वालों के खातिर जान देने तक को राज़ी हो। मैंने हैरत से उससे पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है? वे कहने लगी, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है, जिसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो मैं इससे अच्छा और क्या बात हो सकती थी। इसलिए मैंने उससे कहा, ठीक है, आप मुझे इस काम को बता दें और मैं अपने पापा से बात कर लूँगा। वे कहने लगी, तुम्हें सुबह से शाम तक मेरे बंगले पर आना होगा और फिर महीने के आखिरी दिन मैं तुम्हें काम भी बता दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस भी दे दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगर तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। और उसकी उर्दू काफ़ी बेहतर थी। ऐसा लगता था जैसे वे काफ़ी उर्दू बोलती है। मैंने उससे कहा कि आप मुझे काम तो बता दें। तो मुस्कुरा कर कहने लगी, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तुम आ तो जाओ। इससे पहले मैं कोई सवाल पूछता तो पापा ने मुझे आवाज़ दे दी। उनके दोस्त जा चुके थे और पापा के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। शायद उन्हें बैठने में अब तकलीफ हो रही थी। मैं फ़ौरन पापा के पास पलटा तो हैरत से मुझे पूछने लगे कि तुम अरबी औरत से क्या बात कर रहे थे। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। वह औरत मुझसे अपने बंगले का काम करवाना चाहती है और इस सिलसिले में उसने मुझे बुलाया है। मुझे भी यही लग रहा था कि उस औरत को मुझसे अपने बंगले का काम करवाना होगा, वरना मुझ जैसे छोटे बच्चे से वह और क्या करवा सकती थी। इसलिए मैंने पापा को यही बात बता दी। मेरी बात सुनते ही पापा ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, मेरे बच्चे, अभी तुम सिर्फ 12 साल के हो, तुम यहाँ मेरे पास घूमने के लिए आए थे। नहीं, मैं तुम्हें इस काम पर नहीं लगा सकता और पता नहीं वह औरत कौन है, तुमसे कितना काम करवाएगी। पापा की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दिया कि पापा, सिर्फ 6 महीने की बात है। एक दफ़ा आप ठीक हो जाएं तो फिर दोबारा से आप अपनी कंपनी में नौकरी कर लीजिएगा और मैं भी वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। तब तक घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। अगर वह औरत मुझे अच्छे पैसे दे देगी तो फिर मुझे काम करने में कोई एतराज़ नहीं है। पापा ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया कि अब वह मुझे समझाने लगा है। मैंने पापा से कहा कि एक दफ़ा इस औरत पर भी भरोसा करके देख लें। मैं काम पर एक दिन जाऊंगा और अगर मुझे काम समझ आया तो करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर और हालात की नज़ाकत देखकर पापा मान गए और कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फ़ौरन वापस आ जाना। मैंने पलटकर उस बेंच की तरफ देखा जो अब खाली पड़ी थी। वह भी औरत वहाँ से जा चुकी थी। मैंने सोच लिया कि मैं अगली सुबह उसके पास जाऊँगा और काम देखूँगा। ये काम मुझे किस्मत से मिल रहा था, वरना मैं तो मान चुका था कि मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। सारी रात मैं ये सोचता रहा कि पता नहीं उस औरत को मुझसे क्या काम करवाना है और उसका बंगला कितना बड़ा होगा, वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर आंखें बंद करता तो अपनी माँ और बहनों का ख्याल आने लगता। मेरी दोनों बहनों की उम्र हो चुकी थी और दहेज की वजह से उनकी शादी नहीं होती थी।
इसी वजह से मेरा बाप कब से परदेश में था। अगली सुबह मैं पापा के सारे काम करके और उन्हें नाश्ता करवाने के बाद वहां जाने के लिए निकल गया। बंगला हमारे फ्लैट से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए पापा को मुझे अकेले भेजते हुए खौफ नहीं हो रहा था। मैंने पापा को यकीन दिला दिया था कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं फ़ौरन वापस आ जाऊंगा। औरत के बंगले पर पहुंचते ही मैंने चौकीदार को जैसे ही बताया कि मुझे मालकिन ने बुलाया है, उसने सर से पैर तक देखा और कहने लगा, तुम मालकिन के पास रहोगे? उसका लहजा बहुत ही अजीब सा था और जिन नज़रों से वो मुझे देख रहा था वो भी मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। चौकीदार ने काम के जरिए एक मुलाजिमा को बाहर बुलाया। वह एक आधी उम्र की औरत थी जिसने मुस्कुराकर बताया कि मालकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती है, मालकिन की नज़र को दाद देनी पड़ेगी। चौकीदार की बात पर मैं हैरान रह गया। भला काम करवाने के लिए किसी खूबसूरत होने की क्या ज़रूरत थी? मालकिन को तो मेरा काम से मतलब होना चाहिए। मुझे वे चौकीदार कुछ पागल मालूम हो रहा था और चौकीदार की बात सुनकर औरत ज़ोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला क्या था, आलीशान महल लग रहा था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कोई सोने का महल हो। मैं एक बड़े से झांसी सोफे पर बैठ गया। मेरे सामने शरबत पेश किया गया, बल्कि ऐसे जैसे मैं कोई खास मेहमान हूँ। थोड़ी ही देर में मालकिन वहाँ चली आई। मैं मालकिन को देखकर हैरान रह गया। बुरके में तो मालकिन बिल्कुल अलग मालूम होती थी, लेकिन अब वह एक मॉडर्न किस्म की मैक्सी पहने हुए, सारा मेकअप किए मेरे सामने बैठी थी। वह बहुत हसीन थी और मैं उस वक्त तो और भी हसीन लग रही थी। मैंने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। जो भी थी वह मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम की वजह से आया था। मैंने शरबत पी लिया तो मालकिन कहने लगी कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मालकिन की बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया था और ना ही इतनी दूर से आया था कि मुझे आराम की ज़रूरत थी। मैंने फ़ौरन कहा कि आप मुझे काम बता दें, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और हर काम बहुत ही ईमानदारी और तेज़ी से करूँगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और कहने लगी, काम तो तुम्हें ईमानदारी से करना ही होगा, इसी बात के तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। फिलहाल तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। एक मुलाजिमा ने मुझे कमरे में भेज दिया और साथ में फ्रूट्स भी मेरे पास रख दिए। मैं जब से यहाँ पे आया था पापा की तबीयत को लेकर इस कदर परेशान था कि ना ही ठीक से आईना देखा था और ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान दिया था। और अब इस कमरे में आकर यानी सुकून से बिस्तर पर बैठा तो छत पर लगे आईने में मेरा अक्स दिखाई दिया। अचानक ही मुझे चौकीदार की बात याद आ गई कि मालकिन ने फिर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। मैं वाकई बहुत खूबसूरत था। मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं फौरन उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस औरत को मुझसे मिलवाया। उसका नाम अलीना था। मालकिन कहने लगी कि ये तुम्हें आज से उठने बैठने का तरीका सिखाएगी, किस तरह बात की जाती है, अरबियों के तौर तरीके क्या हैं और थोड़ी बहुत अरबी भी सिखा देगी। ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगी। मुझे भला अरबियों के तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत थी और उठने बैठने का अदब मुझे मालूम था। खास करके मेरे लिए एक औरत रखी थी। मुझे काम ही तो करना था, फिर अरबियों के तरीके सिखाकर मैं क्या करता। वे कहने लगी कि 1 महीने तक यहाँ तुम्हें ट्रेन करेगी और उसके पूरी तरह ट्रेन होने के बाद तुम मेरे काम आओगे। ये 1 महीने तुम्हें अलीना के साथ ही रहना है। सुबह से लेकर शाम तक अलीना तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे अलीना के हवाले करके चली गई थी। अलीना एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वे मुझे मोहब्बत से मुझे हर चीज़ सिखा रही थी, यहाँ तक कि टेबल पर बैठने का मैनर्स भी मैं समझ ही नहीं पा रहा था और सोच रहा था कि एक नौकर को इतना ज़्यादा ट्रेन करने की क्या ज़रूरत है। पहले दिन जब मैं शाम के वक्त घर लौटा तो पापा मेरी फ़िक्र में बहुत ज़्यादा परेशान थे। वे मुझे देखते ही कहने लगे, आज मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहा। बताओ तुमने पहला दिन क्या काम किया, तुमसे कितनी मेहनत करवाई गई। और जब मैंने पापा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने की और अरबियों के तौर तरीके सिखाए गए तो मेरे पापा ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए
मैंने हैरत से पापा की मुस्कुराने की वजह पूछी तो पापा कहने लगे कि ये अरबी लोग बहुत अजीब होते हैं, एक कुत्ता भी रखते हैं तो उसकी भी नस्ल मालूम करते हैं, तो फिर मुलाजिम को ऐसे कैसे रख सकते हैं। लेकिन वह पहले तुम्हें अपने तौर तरीके सिखाकर इस काबिल बनाएगी कि तुम उनके महल में काम कर सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और तुम पर काम का बोझ नहीं होगा। तुम दिल लगाकर सब कुछ सीख लो। हो सकता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊं तो वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा और तुम्हें वापस भेज दूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर इतने दिन नहीं रह सकती। पहले ही वे मेरी जुदाई का दुख उठा रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उससे दूर करूं। पापा ठीक ही कह रहे थे, बल्कि माँ मेरे बगैर बहुत अकेली हो गई होगी। मैंने पाबंदी से मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया। मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को दिए जाते थे। मेरे बालों को नए तरीके से बना दिया गया था। मुझे हर तरह का अच्छा खाना खिलाया जा रहा था। 15 दिन में ही मुझसे बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। खुद को आईने में देखकर ऐसा लगता था कि मैं वही 12 साल का बच्चा हूँ। यहाँ की हवा ने मुझे अच्छा सेहतमंद कर दिया था। मुझ पर बंगले में घूमने फिरने पर कोई पाबंदी नहीं थी। अब तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो यहाँ किसी शहंशाह की तरह घूमता फिरता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी कि मैंने अभी मालकिन के पति को नहीं देखा था, जबकि वे एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके पति की तस्वीर देखी थी। अब मुझे पूछने पर उन्होंने कुछ बताया कि उनके पति का बहुत बड़ा कारोबार है और वो रात को ही घर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन तैयार होकर घर में यहाँ वहाँ घूमती थी या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती थी। जब से मैंने अलीना के तौर तरीके सीखे थे, मालकिन मुझे भी अपने साथ बाहर ले जाने लगी। वे मेरे साथ हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल में घूमती थी, मुझे मेरी पसंद की चीज़ें दिलाती थी और मैं अपनी इस नौकरी पर हैरान रह जाता। मुझे तनख्वाह भी मिल रही थी और इतना सामान भी। मैंने अपने पापा को अपनी नौकरी और दिन भर के बारे में बताया तो पापा कहते हैं कि शायद मालकिन की कोई औलाद नहीं है, इसलिए वे तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही है। लेकिन वो ये बात बताना नहीं चाहती है। अभी तक मुझे यही बताया था कि 1 महीने तक मुझे सब चीज़ें सिखाएगी और फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा। उस दिन का इंतज़ार था कि जब मेरा काम मुझे मिलता और मुझे पता चलता कि मुझे क्या करना है। फ़िलहाल तो मैं अपने नए नए कपड़ों और महंगी महंगी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। पापा की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वे नौकरी कर सकते। और फिर जब मेरी नौकरी लग गई थी तो पापा की परेशानी भी कुछ कम हो गई थी। पापा के एक्सीडेंट के बारे में माँ को नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। पापा माँ को शाम के वक्त फ़ोन करते हैं और उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा कहते हैं। दिन तेज़ी से गुजरते चले गए और 1 महीने में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं पहले से भी ज़्यादा हसीन हो गया था। और फिर महीने के आखिरी दिन मैं जैसे ही मालकिन के घर पहुँचा तो चौकीदार मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और कहने लगा, आज तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी उस बात पर खुश था कि चलो अब मुझे काम करना होगा। बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो अलीना मुझे कहीं नजर न आई। एक नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक दफ़ा भी कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा ही लॉक हुआ रहता था। जैसे ही मैं मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि मालकिन का कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो। मालकिन ने मेरा हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठाया और नोटों की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, ये तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह है। आज का पूरा 1 दिन तुम मेरे साथ इस कमरे में ही गुजारना होगा और फिर आने वाले 29 दिन तुम इस तरह रहोगे जिस तरह तुमने इस महीने में गुजारे हैं। मालकिन की बात मुझे समझ तो नहीं आई थी। ये इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने मालकिन से कहा कि आप जो भी कह रही हैं मैं पूरे दिल के साथ और ईमानदारी से करूँगा। और फिर जो कुछ मालकिन ने मुझसे कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था कि मैं मालकिन के साथ किस तरह मैं 12 साल का एक नाबालिग बच्चा था और मालकिन किस चीज़ की ख्वाहिश कर रही थी वो पूरा करना मेरे लिए नामुमकिन था।
वे कहने लगी कि मैंने तुम्हें 1 महीना हर तरह की मेहनत की है, तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया है। अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते। ये पैसे तुम्हें इस काम के लिए ही दिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले तुमने कोई काम नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वे कहने लगी कि हम अरबी औरतों की ज़िंदगी भी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारे पैसा और हमारी ज़िंदगी देखकर शक करते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। हमारे पति को अय्याशियों की आदत हो गई है, अपने पास नई नई औरतों को रखते हैं और अपनी बीवियों को वक्त देना भूल जाते हैं। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पति को मुझसे कहीं ज़्यादा उन औरतों में दिलचस्पी है जिससे उन्हें नाजायज़ रिश्ता बनाए रखा है। इसलिए मैं भी महीने का एक दिन नाबालिग लड़के के साथ गुजारती हूँ और अपनी ख्वाहिश को पूरा करती हूँ। इस तरह ना ही मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ और ना ही किसी को इस बात पर शक हो सकता है। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है, तो फिर मैं क्यों उसे धोखा ना दूँ। मैं बदले की आग में जल रही हूँ। अगर मैं इस तरह से ठंडा होती हूँ जब मैं किसी नाबालिग को अपने बिस्तर तक ले आती हूँ। तुमसे पहले भी कुछ लड़कों को मैंने इस तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन किसी में भी इतनी कशिश नहीं थी कि मैं उसे मुस्तकिल तौर पर अपने पास रखना चाहती। लेकिन तुम में इतनी खूबसूरती थी कि मैं तुम्हें पूरा 1 महीना अपने घर रख सकती थी, और तुम मुझे खूब खुश कर दो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रख लूँगी। ना ही तुम्हारे बाप को नौकरी करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही तुम्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। तुम अपने बाप को अपनी माँ के पास वापस भेज दो। मैं नाबालिग ज़रूर था, लेकिन बेअकल नहीं था। मालकिन की बात मुझे समझ आ रही थी। मैंने वो सारे नोट वापस मालकिन के हाथ में पकड़ा दिए और साफ लफ्ज़ों में कहा कि मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं गुनाह के रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता। मालकिन के रोकने के बावजूद मैं वापस चला आया। मालकिन को यकीन था कि पैसों की चमक मुझे रोक लेगी, लेकिन पैसों की चमक से ज़्यादा मेरी माँ की तरबियत ज़्यादा थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था। मैं गिरते पड़ते वापस अपने बाप के पास चला आया और अपने बाप से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा। ये लोग बहुत ही जालिम हैं। हम वापस अपने वतन चलते हैं। रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत की खाएंगे। आपकी ज़रा सी बीमारी पर कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास काम कर रहे थे। और मेरी मालकिन की तो नीयत ही कुछ और थी, जिसे मैं भाप नहीं पाया। चौकीदार का वह मुस्कुराता चेहरा मुझे समझ आ गया था। मैं अपने बाप के साथ वापसी की फ़्लाइट ले चुका था और आने वाली ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन गुनाह से भरी नहीं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, रिस्क देना इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि ऊपर वाले के हाथ में है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।